Hello and welcome to everyone on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो जैसा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग का जो हमारा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, तो उसी को अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी हमने डिफरेंट आइटम्स एंड वर्क जो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। कई सारे अलग अलग वर्क्स हमें डिस्कस करने। सबसे पहला जो हमने वर्क डिस्कस कर चुके हैं वो था अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फिलिंग। नेक्स्ट था हमारा सॉलिंग वर्क। अगला था हमारा सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। नेक्स्ट था जो हमने डिस्कस किया वो था डीपीसी वर्क। अब हम ब्रिक वर्क इन सुपर एंड सब स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो हम नेक्स्ट वर्क यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आरसीसी एंड आरबी वर्क। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कई सारे अलग अलग वर्क डिस्कस करने जो वन बाय वन मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हम पढ़ क्या रहे वही मैंने आपको बताया था। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी अलग अलग वर्क होते हैं उनको किस यूनिट्स के द्वारा हम मेज़र करते हैं। जब हम मेजरमेंट करेंगे उनका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, सेंटर लाइन मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, तो किस यूनिट से हम उनको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, वो हमें देखना है। अभी जो हम वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वो है आरसीसी एंड आरबी वर्क। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर कि ये आरसीसी आरबी वर्क होता क्या है। चलिए, आरबी वर्क की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आर वर्ड से मतलब है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब है प्रबलन, और यहाँ पर जो ब्रिक है, ब्रिक का मतलब है इसमें ब्रिक वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। तो जो आपका आरबी वर्क है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क है, इसमें होता क्या है, जैसे आपकी जो भी मैसनरी वॉल होती है, मैसनरी वॉल किस तरह से बनती है, इसमें हम जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो कौन करते हैं, ब्रिक करते हैं। और साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइनिंग के लिए, लेयर बनाने के लिए, कोर्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मोटार। तो ब्रिक और मोटार के साथ में हम यहाँ पर स्टील का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा वर्क कहलाएगा वो कहलाएगा आपका आरबी वर्क, मतलब रेनफोर्समेंट अलॉन्ग विद ब्रिक एंड दी मोटार। आरबी वर्क का हम यूज अभी काफी कम करते हैं। पहले के टाइम में आरबी वर्क का काफी यूज था। आरबी वर्क हम जनरली यूज करते थे कोई पर्टिकुलर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए और लिंटेल बनाने के लिए। तो लिंटेल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और हम पहले के टाइम में इसका ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब आरबी वर्क का यूज थोड़ा सा कम हो चुका है। आरसीसी का मतलब क्या है, अब हम उसको समझते हैं। आरसीसी में भी आर वर्ड जो है वो स्टैंड करता है रेनफोर्समेंट के लिए। रेनफोर्समेंट का मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसमें रेनफोर्समेंट वर्ड का मतलब है स्टील। अगला सी स्टैंड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट। तो यहां पर सीमेंट कॉन्क्रीट के साथ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टील करेंगे। तो आरसीसी जो है ये आपका एक हम बोल सकते हैं एक इट इज अ कंपोजिट मटेरियल ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट अलॉन्ग विद स्टील। तो इन दोनों से मिलकर ये बनता है। और आरसीसी से हम बनाते क्या है, इसका यूज क्या है, तो जो आरसीसी का हम आजकल यूज करते हैं वो करते हैं बीम बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लिंटेल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्लेब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले के टाइम में ऑर्नामेंटल पर्पसेस और लिंटेल बनाने के लिए हम आरबी वर्क का इस्तेमाल करते थे। आजकल हम बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, लिंटेल हो, और आपका जो फाउंडेशन होता है, फुटिंग होती है, उसके लिए भी हम आरसीसी वर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बीम क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। बीम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ऐसा मेंबर, ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पे लंबाई के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर लोड लगता है। कॉलम एक ऐसा वर्टिकल मेंबर होता है जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड आता है, मतलब ये वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है। लिंटल भी एक बीम होती है जो भी आपका दरवाज़ा जो होता है, डोर जहाँ होता है उसके ऊपर दी जाती है। मतलब जहाँ भी दीवार में ओपनिंग आती है तो वहाँ पर हम उसके ऊपर, मेनली दरवाजे के ऊपर हम लिंटेल प्रोवाइड करते हैं दीवार में। नेक्स्ट इज स्लेब। स्लेब जो है वो भी आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, सिमिलर टू बीम है पर थोड़ा सा बड़ा है। तो हमारी जो रूफ है वो स्लेब हो जाएगी, वो स्लेब रहेगी। और फुटिंग आप सभी जानते हैं, फुटिंग एक ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो हम कॉलम पे, जिसका जो पूरा जो लोड आ रहा है वो कॉलम से हम फुटिंग पे ट्रांसफर करेंगे। और फुटिंग हमारा वो भी एलिमेंट है जो फाइनल स्ट्रक्चर का सारा लोड सॉइल पे ट्रांसफर करेगा। तो बीम, स्लेब एंड फुटिंग आर दी फ्लेक्सुरल मेंबर्स जिन पे ट्रांसवर्स लोड लगेगा। तो अभी हमने ये समझा कि आरसीसी वर्क क्या है, आरबी वर्क क्या है,
और किन से इनको बनाते हैं, क्योंकि जब मैं आपको इनकी डिटेलिंग समझाऊंगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बताऊंगा, किन किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़ क्या है और क्या चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर एक वर्ड आया लिंटेल। लिंटेल का मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो मैं लिंटेल भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लिंटेल से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिंटेल क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसी को अब हम समझते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लिंटेल एक प्रकार से एक बीम ही होती है, पर अलग से नाम दिया गया क्योंकि ये ओपनिंग जहां भी होगी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप समझिएगा इसको इस तरह से कि सपोज हमारे पास में एक वॉल है और इस वॉल में यहां पर की तरफ एक डोर आ रहा है, तो ये हो गया आपका यहां पे डोर। अब इसके ऊपर यहां पे इतने पोर्शन पे, इसके ऊपर डोर के ऊपर यहां पर पूरा आपका मैसनरी वॉल होगा, तो ये आपकी वॉल हो गई। अब क्या होगा इस केस में, यहां पर इस मैसनरी वॉल का जो भी लोड होगा, स्ट्रक्चरल लोड होगा, यहां पे ब्रिक्स होंगी, तो उन सब का जो वजन है वो दरवाजे का जो चौखट और फ्रेम होगी उस पर जाएगा, उसको डैमेज कर देगा। ऐसे केस में उसको प्रिवेंट करने के लिए कि आपका जो ऊपर स्ट्रक्चर का लोड है, जो उसका सेल्फ वेट है दीवार का, वो चौखट या फ्रेम को डैमेज ना करे, उसके लिए हम यहां पर दरवाजे के ऊपर, चौखट और फ्रेम के ऊपर एक बीम बनाएंगे। और जो हम ये बीम बनाएंगे, इसी बीम को जो दीवार के अंदर रहेगी, इसी बीम को हम बोलते हैं लिंटेल। तो ये लिंटेल पहले हम आरबी वर्क से करते थे, मतलब ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ब्रिक मोर्टार का, साथ में उसमें सरिया लगाते थे। अब हम इसमें सीमेंट कंक्रीट के साथ में सरिया लगाते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछते हैं लिंटेल से, वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो पूछेंगे लिंटेल कहां प्रोवाइड करते हैं, तो लिंटेल हम बोलेंगे अबव द डोर, इन जनरली इन दी ओपनिंग्स। और जो लिंटेल होता है ये दरवाजे से कितनी बाहर जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ द लिंटेल कितना होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि मैं एक लिंटेल को यहां पे बना देता हूं, ये जो लिंटेल यहां पे बना है इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द लिंटेल। तो ऐसे में ये जो डायमेंशन है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लिंटेल, दिस इज द विड्थ ऑफ द लिंटेल, एंड जो ये वाला डायमेंशन है इसको हम बोलेंगे थिकनेस ऑफ लिंटेल और डेप्थ ऑफ द लिंटेल। तो जो प्रोजेक्शन है इस पर द इंडियन स्टैंडर्ड लिंटेल के लिए कितना लिया जाए वो दिया गया है, इट विल बी 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और द थिकनेस ऑफ लिंटेल विच एवर इज मोर। जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब मिनिमम थिकनेस, मिनिमम प्रोजेक्शन कितना रखना है, इसको हम बियरिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। तो लिंटेल का जो बियरिंग है दरवाजे पर, या जो कितना बाहर वो निकलेगा, प्रोजेक्शन कितना होगा, तो इट विल बी मिनिमम 12 सेंटीमीटर और द थिकनेस ऑफ लिंटेल विच एवर इज मोर। तो ये आपको यहां से चीजें ये ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आरसीसी और आरबी वर्क का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो किस यूनिट्स में उसका मेजरमेंट हमें करना है, अब हम ये समझने चलते हैं। देखिए अगर मैं आरसीसी वर्क की बात करूं और आरबी वर्क की भी अगर बात साथ में करता हूं, तो कौन कौन सा यहां पे मुझे एलिमेंटल वर्क करने पड़ेंगे, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी जब जाकर मेरा आरसीसी आरबी वर्क कंप्लीट होगा। मेरा कहने का मतलब कि जब भी फील्ड पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आरसीसी आरबी वर्क हो रहा है, तो कौन कौन से अलग अलग कार्य उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से वर्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आरसीसी आरबी वर्क की बात करूं तो एक जो आपको यहां पे साथ में मटेरियल चाहिए वो चाहिएगा आरसीसी के लिए सीमेंट कंक्रीट। और अगर मैं ब्रिक वर्क की, आरबी वर्क की बात करूं तो वहां पे हमें चाहिएगा ब्रिक मोटार। नेक्स्ट इज, दूसरा हमें यहां पे क्या चाहिए, दोनों के अंदर स्टील। अगर हम आरसीसी की बात करें तो वहां पे स्टील हमें क्यों चाहिए, टेंशन मेंबर, टेंशन बार जो होती है बॉटम में जो हम प्रोवाइड करेंगे और टॉप पे प्रोवाइड करेंगे, और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो टेंशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और स्टायरफ्स के लिए, है ना, तो शियर रेनफोर्समेंट के लिए। साथ में जो आपका टॉप में जो बार होंगी और बॉटम में जो बार होंगी उनको स्टायरफ से बांधने के लिए आपको साथ में बाइंडिंग वायर भी चाहिए। तो हमें यहां पर क्या चाहिए, स्टील एंड बाइंडिंग वायर। अगला, इसमें जब हम
सबसे पहले पूरा वो स्टील का बाइंडिंग वायर का जब उसका पूरा ढांचा बना लेंगे तो हमें कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ेगी और ब्रिक मोटार वहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। तो हमें आरसीसी के जब हम आरसीसी करेंगे तो उस दौरान हमें वहाँ पर उसका शेप को कास्ट करने के लिए, शेप प्रदान करने के लिए साथ में हमें फॉर्मवर्क का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मवर्क भी आ जाएगा। फॉर्मवर्क के बाद साथ में हमें इसके अंदर सेंटरिंग शटरिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग ऐसे टेम्पररी स्ट्रक्चर होंगे जो कुछ टाइम में उसको सपोर्ट देने के लिए लगाए जाएंगे। तो सेंटरिंग शटरिंग हो गया, स्केप फोल्डिंग हो गया, फॉर्मवर्क हो गया, स्टील एंड बाइंडिंग वायर हो गया, सीमेंट कंक्रीट एंड दी ब्रिक मोटार। इतने चीज़ें हमें एक साथ वहाँ पे करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका आरसीसी या जो आरबी वर्क है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि इन सबको किस में मेजर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो स्टील एंड बाइंडिंग वायर है वो आरसीसी एंड आरबी वर्क के अंदर आता तो है, पर उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या स्टील एंड बाइंडिंग वायर भी आरसीसी एंड आरबी वर्क के अंदर हम कंसीडर करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है स्टील एंड बाइंडिंग वायर का जो कैलकुलेशन है वो आरसीसी आरबी वर्क में जो यूज होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो इसमें नहीं करेंगे। और इसको हमें सेपरेटली ही कैलकुलेट करना है, सेपरेटली ही मेजर करना है, इसमें मेजर नहीं करना है। और उसको जिस हमें अलग से हेड, एक आइटम का हेड बनाना पड़ेगा जिसमें हम उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका नाम है स्टील एंड आयरन वर्क। तो पूरे घर में जहां भी हमें लोहे की आवश्यकता है, जहां भी लोहे का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो पूरे घर में जितना भी हमारा स्टील की रिक्वायरमेंट है वो सब इस आइटम के अंदर आ जाएगा, इस हेड के अंदर आ जाएगा। और जो आरसीसी आरबी वर्क में जो स्टील लग रहा है वो भी इसमें काउंट नहीं करेंगे, वो भी हमें इसी में कंसीडर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फॉर्मवर्क की, तो फॉर्मवर्क हम इसके अंदर इंक्लूड कर भी सकते हैं, मे इंक्लूड और मे नॉट। आरसीसी आरबी वर्क करते दौरान जो हमें फॉर्म वर्क लगेंगे उसको हम इस कैलकुलेशन में ले भी सकते हैं और नहीं भी। हम इंक्लूड कब करेंगे? जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट होगा। और अगर सपोज मान लीजिए एक लार्ज प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम उसको अलग से ही लेंगे और उस हेडिंग का नाम होगा खुद फॉर्म वर्क। जब अलग से लेंगे तो यहां पर हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर्म वर्क के लिए होगा स्क्वायर मीटर। फॉर्म वर्क को जब साथ में लेंगे तो उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी उसमें वहां पे लिखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसको मेजर ही नहीं करेंगे उस केस में। मतलब साथ में ले लेंगे, हमें अलग से कुछ लिखना नहीं, सब उसके अंदर आ जाएगा। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो, बड़ा होगा तो फिर हमें अलग से फॉर्म वर्क मेजर करना पड़ेगा और वहां पर वो हो जाएगा आपका स्क्वायर मीटर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटरिंग एंड शटरिंग। तो सेंटरिंग एंड शटरिंग अगर हम कंसीडर करेंगे अलग से तो वो हमें स्क्वायर मीटर में करना है। अगर हम अलग से उसको मेजर कर रहे हैं सेपरेटली, तो इसके फोल्डिंग को जो हम मेजर करेंगे वो भी क्यूबिक मीटर में करेंगे। अगर अलग से करना है, मतलब इन दोनों को आपको अगर अलग से करना है सेपरेटली, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर स्केप फोल्डिंग क्यूबिक मीटर में, सेंटरिंग शटरिंग इज इन दी स्क्वायर मीटर और फॉर्म वर्क स्क्वायर मीटर। छोटा प्रोजेक्ट है तो इन सभी को अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो सब उसी में इंक्लूड मान लिया जाएगा। सीमेंट कंक्रीट और ब्रिक मोटार जो भी होगा हमारा, वो जो पूरा वर्क होगा उसको हम क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करेंगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आरसीसी आरबी वर्क के अंदर सिर्फ सीमेंट कंक्रीट ही लिया जाएगा। छोटा प्रोजेक्ट है तो ये तीनों तो लेना ही नहीं है, ये इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, तो सिर्फ सीमेंट कंक्रीट और ब्रिक मोटार ही आएगा। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसे केस में सीमेंट कंक्रीट ब्रिक मोटार उसके अंदर आ जाएगा, वो क्यूबिक मीटर में, इसको वैसे भी लेने ही नहीं है। और इन तीनों को फिर हम अलग से लेंगे, इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स में इनका मेजरमेंट करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टील एंड बाइंडिंग वायर हमेशा ही अलग से सेपरेटली ही मेजर करना है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जब भी सर हम कोई पर्टिकुलर आरसीसी आरबी वर्क है, तो यहाँ पर ये आपका एक बीम सपोज हमें बनानी है, इस बीम के अंदर ये इसके डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसके होगा, ये हो गया ऐसा कैपिटल एल, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द डेप्थ। और इसमें यहां पर एक हो गया ये रेनफोर्समेंट वायर और अगला हो गया ये रेनफोर्समेंट वायर। तो क्या सर जो हमें स्टील और बाइंडिंग वायर जो है ये हम इसमें कंसीडर तो नहीं कर रहे हैं,
और आपने ये बोला है कि इस वर्क के अंदर खाली सीमेंट कंक्रीट और ब्रिक मोटार ही लेना है, तो क्या जो यहां पर स्टील और बाइंडिंग वायर है जो हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनका वॉल्यूम माइनस करना है? तो आपको उसका वॉल्यूम माइनस नहीं करना है। मतलब इन दी कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट मोटार, सीमेंट कंक्रीट एंड दी ब्रिक मोटार फॉर आरसीसी एंड आरबी वर्क, नो डिडक्शन इज डन फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्टील एंड बाइंडिंग वायर। मेरा कहने का मतलब क्या है उसको भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो मेरा यहां पर यह मतलब है कि जो यहां पर आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आरसीसी वर्क, सपोज मान लीजिए जो बीम है ये आरसीसी की बनेगी, तो वॉल्यूम ऑफ आरसीसी वर्क जो है वो कितना हो गया, एल, बी और एच। अब इसी क्यूबिक मीटर के अंदर आपका स्टील का भी और बाइंडिंग वायर का भी वॉल्यूम आ गया, पर इसके अंदर जो आपका सीमेंट कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो आपको इतना ही मान के चलना है। मतलब आपका जो स्टील और बाइंडिंग वायर जो होगा उसके लिए आपको इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं करना है। जो बीम का वॉल्यूम होगा, जो स्लैब का वॉल्यूम होगा, जो कॉलम का वॉल्यूम होगा, वही सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम मान लिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना आपका वर्क का वॉल्यूम है तो उसमें खाली सीमेंट कंक्रीट लेना है, स्टील बाइंडिंग वायर तो लेना है, तो उनको कुछ माइनस करना चाहिए, पर नहीं करना है, वही वाला हम यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको यहां से डिस्कस करता हूं। एक न्यूमेरिकल पूछा गया था फॉर्म वर्क के ऊपर, तो फॉर्म वर्क पे अगर न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में तो कैसे उसको हम अटेम्प्ट करेंगे, यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सपोज मान लीजिए हम एक बीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो जो हम बीम बना रहे हैं उसका लेंथ सपोज मान लीजिए 5 मीटर, ठीक, दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम। जो उसकी विड्थ है वो सपोज मान लीजिए दिस इज 0.3 मीटर, मतलब ये 300 mm है, और इसकी जो डेप्थ है वो सपोज आप मान लीजिए वो है 1 मीटर बीम की डेप्थ। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इसमें जो हम फॉर्मवर्क लगाएंगे उसका कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा। What is the area of formwork required during the construction of this beam? तो आप ये देखिए यहां पर जब भी हम फॉर्मवर्क लगाएंगे, जैसे ये बीम है तो इसमें हम फॉर्मवर्क कहाँ लगाएंगे, हमें ये मान के चलना होगा कि जैसे आपका जो बीम है ये ऊपर छत है, यहाँ पर स्लैब है, तो ये यहाँ पर ऐसी बीम है, तो जो फॉर्मवर्क हम लगाएंगे वो इस वाले फेस पे लगाएंगे, और आपका जो फॉर्मवर्क आप लगाएंगे वो इस वाले फेस पे लगाएंगे, वो जो आप फॉर्मवर्क लगाएंगे वो आप इस वाले फेस पे लगाएंगे। हमें मान के चलना है कि हमें ऊपर की तरफ और साइड की तरफ फॉर्मवर्क नहीं लगाना। यहाँ पे दीवार है, इस तरह से ये दीवार है और ऊपर यहाँ पर रूफ है, तो जो आपका फॉर्मवर्क आएगा वो मेनली कहाँ आएगा, इन दोनों फेस पर और एक नीचे वाले फेस पर आएगा। 2 साइड फेस, एक आपका अदर फ्रंट, एक बैक और एक बॉटम वाला फेस। तो अगर यहाँ पर मैं एरिया ऑफ फॉर्मवर्क का कैलकुलेशन करूं, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आरसीसी और आरबी वर्क के अंदर फॉर्मवर्क जो होता है उसको हम अलग से मेजर तभी करेंगे जब बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं करेंगे। बड़ा अगर प्रोजेक्ट है और अलग से करना है तो फॉर्मवर्क का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक तो आपका ये जो फ्रंट वाला एक ये हो जाएगा, एक जो पीछे आपको ब्रेक वाला दिख रहा है कि वहां पे हम फॉर्मवर्क प्रोवाइड करेंगे, और एक जो आपको बॉटम वाला दिख रहा है कि यहाँ पे हम फॉर्मवर्क देंगे। तो आप जरा एरिया कैलकुलेट करेंगे, सर कितना हो जाएगा, 5 और इंटू ये 1 हो जाएगा। अब 5 इंटू 1 मीटर वाले जो है वो कितने, 2, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड, तो ये हो जाएगा इंटू 2, प्लस यहां पर एक बॉटम वाला है, जो बॉटम वाला वो कितना है, वो है आपका यहां पर ये जो है ये 5 मीटर और ये जो विड्थ है कितनी है 0.3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5 इंटू 0.3। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 1 इज 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 इंटू 0.3 इज 1.5, तो this will comes out to be 11.5 meter square. This will be the area of formwork required for RCC this beam, RCC beam. तो अभी हमने ये डिस्कस करा कि RCC RB वर्क का जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसे किस में करना है, RCC एंड RB वर्क आपका जो है वो उसका क्या यूज है ये भी हमने समझा, कौन कौन से वर्क उसमें इंक्लूड करेंगे, कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने यही समझा कि आरसीसी एंड आरबी वर्क का जो हम मेजरमेंट करेंगे वो क्यूबिक मीटर के अंदर करेंगे। लिंटेल का प्रोजेक्शन कितना रखना है ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, मिनिमम 12 सेंटीमीटर या फिर थिकनेस ऑफ द लिंटेल विच एवर इज मोर।
नेक्स्ट आरसीसी एंड आरबी वर्क के अंदर फॉर्म वर्क, सेंटरिंग, शटरिंग और स्केप फोल्डिंग को तभी इंक्लूड करना है जब प्रोजेक्ट आपका बड़ा है, छोटे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपका फॉर्म वर्क स्क्वायर मीटर, सेंटरिंग शटरिंग स्क्वायर मीटर और स्केप फोल्डिंग क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करेंगे। नेक्स्ट आरसीसी आरबी वर्क के अंदर स्टील और बाइंडिंग वायर इंक्लूड नहीं करना, उनको हम अलग से ही करेंगे, ठीक, और हेडिंग होगी उसकी अलग से, स्टील एंड आयरन वर्क। और आरसीसी आरबी वर्क में सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का या ब्रिक वर्क का ही कैलकुलेशन किया जाएगा, पर उसमें स्टील बाइंडिंग वायर का कोई भी रिडक्शन यहां पे नहीं करना है। दूसरा बात है अगला कि अगर स्टील एंड बाइंडिंग वायर का जब हम पढ़ेंगे स्टील एंड आयरन वर्क के अंदर, तो वहां भी आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करता हूं क्योंकि इस पार्ट से भी क्वेश्चन यहां पे पूछते हैं कि सपोज मान लीजिए जैसे ये बीम है, तो इस बीम की अगर आपके पास में ड्राइंग, जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होने वाला है कोई, तो आपके पास सपोज मान लीजिए जो बीम बनानी है वहां पे फील्ड पर, उसकी ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है और ड्राइंग अवेलेबल है और उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे 3 सरिये ऐसे आ रहे हैं और हर एक सरिये का जो डायामीटर है, जो व्यास है वो 16 mm है और जो बीम है उसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है। ऐसा आपको वहां पे पता है। अगर पता है तो आप वहां से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टील एंड आयरन, स्टील एंड बाइंडिंग वायर, रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर। तो हम बोल देंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर। तो ये जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, और अगर हम इसको मीटर में करें तो ये हो जाएगा 0.016। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ दी 3 रेनफोर्समेंट वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर लेंथ। तो इससे हमारा ये जो सपोज मान लीजिए आ गया y क्यूबिक मीटर। आपको पता होगा डेंसिटी ऑफ स्टील जो होता है वो होता है 78.5 कुंटल पर क्यूबिक मीटर। स्टील का जो डेंसिटी होता है वो होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। कुंटल में अगर बोलूंगा तो वो होगा 78.50 क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर का जो वजन है वो है 78.5 कुंटल। तो अगर y क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो उसका जो वेट आएगा, वेट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 78.5 मल्टीप्लाइड बाय y। तो इससे यहां पर हमारा कुंटल में ये वजन निकल के आ जाएगा। तो ये जब है कि सब हम स्टील और आयरन वर्क वैसे यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, अलग से अलग ही हेडिंग में करेंगे। रेनफोर्समेंट और बाइंडिंग वायर जो यहाँ पे लग रहा है वो हम स्टील एंड आयरन वर्क के अंदर करेंगे, पर कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो ये आता है कि जब ड्रॉइंग अवेलेबल नहीं है हमारे पास, एक बीम बनने वाली है, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, उस समय ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कितना रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर लगेगा उस बीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड अगर ड्राइंग अवेलेबल नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर विच इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट a RCC beam, slab, column or footing is generally taken as 0.6 to 1% ऑफ RCC एंड RB वर्क। मतलब जितना भी वो बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग बनेगा उसका जो भी आयतन है, उसका जो भी वॉल्यूम है, उसका 0.6 से 1% रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर का वॉल्यूम मान लिया जाएगा। और फिर जब आपने वॉल्यूम लगभग मान लिया तो ऐसे केस में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल के आ जाएगा। और हमें रेनफोर्समेंट और बाइंडिंग वायर कुंटल के अंदर ही मेजर करना है। इसके बारे में बाकी फिर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। जो इसकी जो मेन हेडिंग है स्टील आयरन वर्क, उसी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल नहीं है तब कितना मानना है, तो इतना मानना है। ड्राइंग अवेलेबल है तो फिर जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगा वो हमें करना है, उस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे।